Hello friends, myself Priyam. So this is my first video. In this video I will explain chapter 1, resources utilization and development. Okay, let's go. Nature has bestowed upon our motherland with large variety of rock, minerals, soils, vegetation, animal, etc. We use these gifts of nature to fulfill our day-to-day needs. जो नेचर है वह हमारे मदरलैंड है और वह इस मदरलैंड पे बहुत तरह तरह के रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन और एनिमल होते हैं और हम इस नेचर के जो गिफ्ट्स हैं इसको यूज़ करते हैं अपने डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। हमें एयर की ज़रूरत होती है ब्रेथ करने के लिए, वाटर की ज़रूरत होती है पानी पीने के लिए और फूड की ज़रूरत होती है खाने के लिए। We get all these things from the earth. हम ये सब कुछ अर्थ से पाते हैं। Hence, all the things on the earth which is necessary for our existence on the planet are known as resource. तो इसी तरह से जितने भी थिंग्स है, जो भी चीज़ है अर्थ पे जो हमारे लिए नेसेसरी है हमारे जीने के लिए, उसे ही हम लोग रिसोर्स कहते हैं। Even human beings are considered as a resource because human beings are an asset. It is not only with the help of human skills, they are also resource can be developed. यहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी एक रिसोर्स की तरह माना जाता है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बींग्स जो है सेट नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन बींग्स अपने स्किल्स से रिसोर्स को डेवलप्ड भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। Human needs and wants are neither uniform in all parts of the world, not static over the years. ह्यूमन का जो नीड्स है और वांट है वो यूनिफॉर्म में चलता रहता है पूरे वर्ल्ड में, वो एकदम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ह्यूमन अपने नीड्स के लिए काम करता है। They generally grow and become complex with the process of change of society. In ancient time, emphasis was mainly given on satisfy the basic needs and such as food, clothing, shelters, which we are derived from the natural environment. तो जैसे कि जनरली हम लोग बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे समय बीतते गया, जो हम लोग का सोसाइटी का चेंज हुआ, जैसे जैसे हम लोग सोसाइटी चेंज हुआ तो जैसे वैसे वैसे ह्यूमन स्किल्स और बढ़ते गया। तो जैसे एशियन टाइम में एम्फेसिस एक प्रोसेस था जो मेनली यूज़ होता था रिसोर्सेस को अपना नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि खाने का, पहनने का, शेल्टर का और एक्सेट्रा थिंग्स का, जो कि हम लोग एनवायरनमेंट से लेते थे। यहाँ तक कि आज भी जो पाइगमास है अफ्रीका का, वो अभी भी एडिबल प्लांट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट्स और एनिमल हंट भी करते हैं। इन एडवांस सोसाइटी ग्रेटर एम्फेसिस इज लेड ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीफेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये जो हमारा एडवांस सोसाइटी है ये एम्फेसिस को और बढ़ा दिया है, उसको एक अलग लेवल पे ले गया है। इसमें हम लोग अपना रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं अपने ऊपर अपनी सेटिस्फैक्शन के साथ। यूटिलाइज एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज वेरियस फ्रॉम दी टाइम टू एंड प्लेस टू प्लेस। जो यूटिलिटी है और वैल्यू है रिसोर्स का, वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कि अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर वैली टू कैन दे यूज वाटर फॉर इरिगेशन फील्ड। जैसे कि पहले के जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो फ्लरिश्ड होता था रिवर वैली के पास, ताकि वो अपना वाटर से रिवर्स का इरिगेशन का काम कर सके, खेती बाड़ी का काम कर सके। लेकिन अब का जो ह्यूमन बींग्स है वो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के लिए यूज़ करता है, इरिगेशन के लिए भी यूज़ करता है और नेविगेशन और इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, वो ना इंडिया के मुकाबले ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर। अब डू यू नो पढ़ लेते हैं। ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक द सॉइल इनफर्टाइल। जो ओवर इरिगेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर लॉगिंग के लिए और ये सॉइल को इनफर्टाइल भी बनाता है। रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स। जो रिवर है वो बहुत सी सुटेबल है नेविगेशन के लिए मिडिल और लोअर कोर्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स बिकम यूजेबल व्हेन द प्रोसेस्ड, फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू yarn, on further processing is converted into fabrics, then finally into garments. Thus at various stages value addition is possible by applying skill and technology. Generally the utilization of resources depend upon the various factors. तो जैसे कि जो भी रिसोर्स है उसको हम लोग प्रोसेस्ड होता है उसके बाद ही हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि कॉटन प्रोसेस होता है ज्ञान बनता है, उसी तरह से फाइबर्स जो होता है वो गारमेंट्स बनता है। ऐसे ही अलग अलग स्टेज पे बनते जाता है।
तो कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, 6 फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। सबसे पहला जरूरी है रिसोर्स का एबिलिटी, उसके बाद ह्यूमन बीइंग का स्किल होना, फिर कैपिटल का यानी कि पैसा होना, फिर वाटर का होना, टेक्नोलॉजी एडवांस होना, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सर्विस फैसिलिटी मिलना। In the initial stage of economical development, ability of resources played a very important role with advance of technology, ability and capital, skilled labor become a necessary for the utilization of resource. जैसे कि इनिशियल स्टेज होता है जो यानी स्टार्टिंग का स्टेज, उसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है रिसोर्स का अवेलेबल के लिए, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ एबिलिटी का पैसा होना, स्किल्ड लेबर होना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। जैसे कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है, उसके बाद इकोनॉमिकली इतना पैसा है कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, उसका टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है। ऑन अदर हैंड इंडिया इज़ अ स्टिल डेवलपिंग स्टेट, लेकिन इंडिया के पास ऐसा फीचर्स नहीं अभी तक हुआ, तो वो एक डेवलपिंग स्टेज पे है। तो अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, एक चार्ट के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे 2 है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑरिजिन के बेसिस पे भी 2 है, बायोटिक एबायोटिक। अकरेंस के बेसिस पे 2 है, नेचुरल मैनमेड। और डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल और एक्चुअल। चलिए अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता और जो रिन्यूड है उसी को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, क्योंकि वो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। फिर एयर, फिर वाटर। Sun renewable resources are always available and do not get exhausted by human activities for solar and wind energy. The quantity of these resources are affected by improper uses. ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमन एक्टिविटी से भी ख़त्म नहीं हो जाती, जैसे सोलर और विंड एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत साल लेते हैं बनने में, उसी को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और इसको एग्जॉस्टिबल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक समय के बाद ख़त्म हो सकता है। और ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ मिनरल्स जो कि एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। इट इज़ कंसर्न अबाउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑन द अर्थ सरफेस, कंप्लीट यूटिलाइजेशन। जो ये सब तभी ख़त्म होंगे जब हम इनका एक्सेस यूज़ करें, बिना मतलब का यूज़ करें। ये लिमिटेड अमाउंट में ही अर्थ सरफेस पे हैं, अगर एक बार ख़त्म हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। These resources have to be used very carefully as complete exhaustion. इन्हें बहुत ही अच्छे से केयरफुली होकर यूज़ करना चाहिए। Of these resources have been adverse effect on future generation, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके, हम ही नहीं ख़त्म कर दें। ऐसे कुछ मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, जिसे हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं और ये दोनों को हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब ऑरिजिन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर में हैं और उनमें कुछ लाइफ है, लिविंग बींग्स हैं, उन्हें हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक, द बायोटिक रिसोर्स प्रोवाइड अ वैरायटी यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो बायोटिक रिसोर्स है वो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। ऑल द बायोटिक रिसोर्सेज रिन्यूएबल, समथिंग टेक लॉन्ग पीरियड विद रिन्यूड, फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट। जो बायोटिक रिसोर्स है तो बहुत लंबे समय के बाद बनते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट। जितने भी अर्थ पे नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं उन सबको एबायोटिक रिसोर्स कहा जाता है, जैसे कि लैंड, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। जो एबायोटिक रिसोर्स होते हैं वो रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज इनएग्जॉस्टिबल। उनमें से जो एक्सेप्ट वाटर जो है वो रिन्यूएबल नहीं हो पाते हैं, सिर्फ वाटर को छोड़ के, क्योंकि वो एक इनएग्जॉस्टिबल है। दीज रिसोर्सेज आर ग्रेट डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। और ये सब रिसोर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का। अब अकरेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। Resources available from nature in which the form of water, minerals, forests, etc. are used by human beings to satisfy their natural resources. ऐसे resources जो हमें नेचर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और ऐसे जो कि एसेंशियल है हमारे ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो उसी को हम लोग नेचुरल कहेंगे।
और ऐसे रिसोर्स जो ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है उन्हें हम लोग मैनमेड रिसोर्स कहेंगे, जैसे कि रोड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एक्सेट्रा। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बट ये नेचर द्वारा डेवलप्ड नहीं है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ पीपल ऑफ कंट्री डिटरमाइन इन ह्यूमन रिसोर्स। हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज इन पॉजिटिव वे। जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है पीपल का, वो कंट्री में वो ह्यूमन रिसोर्स के तरह एक काम करता है। जैसे कि अगर एक मैन बहुत वेल एजुकेटेड है तो एक तरह के रिसोर्स की तरह काम किया, क्योंकि वो कुछ बना सकता है, डेवलप्ड कर सकता है। अभी जापान जो है पीपल्स के मामले में सबसे स्किल्ड टेक्निकल डेवलप्ड कंट्री है। African nation in spite of being rich in resource as less developed to the most of the people as unskilled and illiterate। अफ्रीकन जो नेशन है वो बहुत रिच है रिसोर्सेस में, लेकिन वो डेवलपमेंट में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ का पीपल अभी भी बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड और इलिटरेट हैं। अब डेवलपमेंट रिसोर्सेज के हिसाब से इसको करते हैं क्लासिफाइड। Available resource in country which is not fully tapped are known as potential resource। ऐसा रिसोर्स जो हमारे कंट्री में है लेकिन अभी तक उसका सही से हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, ऐसे रिसोर्स को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालय में पाया गया है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट भी कर सकते हैं फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर से, लेकिन इसके लिए भी एक सर्वे होना चाहिए कि कितना क्वालिटी चाहिए हम लोग को, कितना क्वांटिटी चाहिए। A parliament assessment by the US Geographical Survey suggests that the Arctic seabed may hold as much as 25% of the world's undiscovered oil and natural gas reserved। जो US Geographical Survey है वो कहा कि आर्टिक सीबेड जो है 25% अनडिस्कवर्ड ऑयल और नेचुरल गैस होल्ड करता है, लेकिन उसके लिए भी हमें एक सर्वे चाहिए कि पता करें कि सच है कि गलत है। By one estimate, 400 billions of barrels of oil might lie beneath the Arctic seabed। तो इसके द्वारा 400 बिलियंस ऑफ बैरल्स जो है ऑयल का आर्टिक सी में दबा हुआ है। एक्चुअल रिसोर्स क्या है? द एक्चुअल रिसोर्स ऑफ ए कंट्री आर दोज विच हैज बीन ट्रूली सर्व्ड एंड देयर क्वांटिटीज हैज बीन असर्टेड। एक्चुअल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो कंट्री द्वारा खोज भी लिया गया और उसको यूज़ में भी लाया जाए, लेकिन उसका जो वो कितना अमाउंट में वो कुछ पता नहीं, वो असर्टेंड है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्चुअल रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी। तो इसका यूजेस और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि कितना है। जैसे कि सऊदी अरेबिया जो है उसमें 25.9% वर्ल्ड का ऑयल वो रखता है सऊदी अरेबिया। तो ये एक्चुअल तक हो गया। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं जो टेक्स प्लेस लगता है, यानी कि होता तो है लेकिन इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए, उससे इन्वायरमेंट का कोई डैमेज नहीं है। इट मीन्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये पूरा करता है प्रेजेंट का नीड्स, लेकिन फ्यूचर के जनरेशन के नीड्स को खतरा नहीं पहुंचाता। Therefore, resources should be utilized judiciously for fulfilling our present requirements। इसलिए कहा जाता है कि जो भी रिसोर्स है उसको जुडिशली यानी अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ताकि वो हमारा तो रिक्वायरमेंट पूरा करें लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। जितने भी रिसोर्सेज ज़्यादातर सब लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई होने चाहिए। ओवर यूज ऑफ मेनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज आर लेड टू बी डिग्रेडेड एंड डिग्रेडेशन इन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल सॉइल लैंड रिसोर्स। तो ना जैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं वो सबको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करने का नियम होना चाहिए, जैसे कि सॉइल, लैंड, वाटर एक्सेट्रा। तो इस तरह से इसको 3 वे में बराबर किया गया है। जैसे कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उसको जुडिशली यूज़ करना चाहिए। पहला है जो डिप्लेटेशन है नेचुरल रिसोर्स का, यानी जो कमी है उसको कम करना चाहिए। कंजर्व द वेरी स्पीस, हमें बचाना चाहिए इंडेंजर स्पीस जो ख़त्म होने वाले हैं उनमें। तो जैसे कि जब यूज़ है रिसोर्सेज का हर कंट्री में ड्यू टू टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन बींग्स, द डेवलप्ड कंट्री यूके और यूएसए जो है वो रिसोर्स को बहुत कम यूज़ करता है, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करता है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री के मुताबिक वो बहुत कम यूज़ करता है क्योंकि वो डेवलप्ड हो चुका है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। डिस्टर्बिंग ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड हाईली इनएवेंट।
जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो वर्ल्ड में बहुत ही हाईली इनएवन है। अब इसके आगे इस लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है। कंजर्वेशन के बारे में अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो जो कंजर्वेशन है उसका मीनिंग होता है किसी भी रिसोर्स को बचाना, उसका कम से कम यूज़ करना और यूटिलाइज करना। हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जो नेचर है वो रिसोर्स हमें बहुत कम अमाउंट में दिया है हमारे यूज़ के लिए, लेकिन उसका अमाउंट कम है, ताकि तो हमें उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है कि जो रिसोर्सेज हो वो एकदम इफ़िशिएंटली यूज़ और उसका वेस्टेज कम से कम हो। डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ज़रूरी है, ह्यूमन का स्किल होना ज़रूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स होगा। वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ। हमें सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाना है लाइफ को बचाने के लिए अर्थ पे। एल्स इकोलॉजिकल बैलेंस व डिस्टर्ब, इकोलॉजिकल बैलेंस व डिस्टर्ब नहीं करना। आवर अर्थ हमारा अर्थ ही हैबिटेटर प्लैनेट है जहाँ पे अवेयरनेस और है और लाइफ भी है। सेविंग अर्थ फॉर द फ्यूचर डिस्ट्रॉयशन, हमें अर्थ को बचाना है कैसे? तो ये 5 R को ये याद करके रेड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिफ्यूज़ एंड रीथिंक। हमें जितना भी रिसोर्सेस है उसको अपने नीड के हिसाब से नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमें अपने नीड के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, ना कि उसे अपने ग्रीड के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। नेचर के बारे में सोचना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।